हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज हमारे रिवीजन चैलेंज का है डे 13 और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत डीपली समझने वाले हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या अकाउंट हम ओपन करते हैं। जैसा मैंने मेरे बोर्ड में लिखा है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक में 3 अकाउंट ओपन किया जाता है। पहला अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। जब हम ये 3 अकाउंट बना लेते हैं तब आपको एग्जाम में 8 मार्क्स मिलता है। तो ये 3 अकाउंट हम समझेंगे, 1 बाय 1 करके समझेंगे कि कैसे हम बनाएंगे ये तीनों अकाउंट को एग्जाम में। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम समझने वाले हैं। तो अभी मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2 साइड है, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना क्या पड़ता है, तो डेबिट साइड में आपके क्वेश्चन में जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज़ है, अगर आपका एसेट डिक्रीज कर रहा है, सबसे पहले डिक्रीज इन एसेट, अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट साइड पुट करना। उसी का अपोजिट इंक्रीज इन एसेट, अगर आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड पुट करेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसी तरह डेबिट साइड में इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर आपका लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट साइड पुट करेंगे आप। और सेम उसी का अपोजिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट साइड पुट करेंगे। अनअकाउंटेड लायबिलिटी, अगर आपका कोई अनअकाउंटेड लायबिलिटी है क्वेश्चन में, डेबिट साइड पुट करना है। और क्वेश्चन में कोई अनअकाउंटेड एसेट दिया है तो क्रेडिट साइड। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट है ये बेस्ड है नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो जो भी फर्म में आपका एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहा है तो वो आप डेबिट साइड पुट करेंगे। आपका एसेट एंड लायबिलिटीज़, अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लॉस हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो लॉस हो रहा है, अनअकाउंटेड कोई लायबिलिटी है तो लॉस है, ये सब डेबिट में। उसी तरह सेम क्रेडिट में इनकम सब, जैसे इंक्रीज इन एसेट, एसेट आपका इंक्रीज कर जाएगा तो इनकम है आपके लिए, प्रॉफिट है, गेन है, तो क्रेडिट साइड। उसी तरह डिक्रीज इन लायबिलिटी, आपका लायबिलिटी डिक्रीज कर गया मतलब इनकम है तो क्रेडिट साइड। और अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई ऐसा एसेट जो पहले से रिकॉर्ड में नहीं था फर्म के पास बट अब पता चला कि कोई एसेट है तो अनरिकॉर्डेड एसेट वो भी इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड। तो ये तो फॉर्मेट हमने समझा कि क्या किधर पुट करना है। अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उस क्वेश्चन से सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्व करके देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम। तो अभी आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है, इसको देखिए, अच्छा से पढ़िए, समझिए। तो अभी आपने अपने स्क्रीन में क्वेश्चन देखा, वो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है इसलिए मैंने उसको रीड नहीं किया है और मैंने उसको पढ़ के नहीं बताया आपको। मेरे हाथ में जो बुक है अभी वो डीके गोयल का बुक है और डीके गोयल का जो ये टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। तो आपके पास बुक है तो आप उससे देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो को पीछे करके थोड़ा देख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट उस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन में जब आएंगे आप देखेंगे कि ए और बी पार्टनर है, 3:1 रेशियो है उनका। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको बस एसेट और लायबिलिटीज़ का डिक्रीज और इंक्रीज देखना है और कुछ नहीं। तो उस क्वेश्चन के जब आप पॉइंट नंबर बी पे आएंगे तो वहाँ पे लिखा है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है और एसेट एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज होगा। तो जब एसेट इंक्रीज होगा तो आपको जब मैंने पहले अभी बताया है कि एसेट इंक्रीज होगा तो किस साइड पुट करेंगे, तो एसेट इंक्रीज होता है तो इनकम है फर्म के लिए, क्रेडिट साइड पुट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितना एप्रिशिएट हो रहा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 15%। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपके इस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग जो 3,30,000 का है उसका 15/100, 15% जब आप निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 49,500 और उसको हम लोग पुट करेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड पुट करते हैं। उसके बाद जब आप और थोड़ा आगे आएंगे तो वहाँ पे लिखा है स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स टू बी रिड्यूस बाय 7 and 5% रिस्पेक्टिवली। तो स्टॉक 7% रिड्यूस हो रहा है,
मशीन एंड फिक्चर्स 5% रिड्यूस हो रहा है। स्टॉक जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है 1,80,000, 1,80,000 का कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है? 7%। जब आप 1,80,000 का 7% निकालेंगे कैलकुलेट करके तो अमाउंट आएगा 12,600, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन क्या हो रहा है? एसेट या लायबिलिटी। तो स्टॉक एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट जब होगा तो आपको पता है डिक्रीज इन एसेट डेबिट साइड पुट करना है। तो टू स्टॉक कितना डिक्रीज हो रहा है? 7%, 12,600। मशीनरी एंड फिक्चर्स कितना परसेंट? 5%। तो मशीनरी एंड फिक्चर्स का वैल्यू कितना आपके क्वेश्चन में? तो 2 लाख वैल्यू है। 2 लाख का 5% रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड पुट करना है। मशीनरी एंड फिक्चर्स 2 लाख का 5% 10,000। ओके, फिर अब जब क्वेश्चन के और आगे आएंगे तो देखेंगे वहाँ पे लिखा है सी नंबर पॉइंट पे दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेड एट 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% आपको क्रिएट करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किस चीज़ पे निकलता है? तो वो डेटर्स पे निकलता है। आपके क्वेश्चन में बुक डेब्ट्स दिया है जो कि डेटर्स है, उस डेटर का 5% आपको क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लायबिलिटी होता है और क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंशन नहीं है पहले से, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का वैल्यू 0 है पहले से। अभी आप डेटर में से यानी बुक डेब्ट में से 5% क्रिएट करेंगे। तो आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो पहले 0 था और अभी 5% जब आप क्रिएट करेंगे, 2 लाख अमाउंट है बुक डेब्ट्स का, 2 लाख का 5% क्रिएट करेंगे तो 10,000 आएगा। तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में पहले से कुछ भी मेंशन नहीं, मतलब 0। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 0 से 10,000 हो जाएगा, मतलब कि इंक्रीज होगा, और इंक्रीज इन क्या होगा? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी इंक्रीज होने से पता है किधर पुट करते हैं? डेबिट साइड। तो टू प्रोविजन 10,000 हम लिखेंगे। फिर जब आप क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर डी जो है दैट 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सिन लायबिलिटी। आपको पता है कि आपके जो फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसका डेबिट साइड में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आता है, क्रेडिट साइड में अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 15,000 अनफोर्सिन लायबिलिटी, अनफोर्सिन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो आप उसको डेबिट साइड पुट करेंगे तो अनफोर्सिन लायबिलिटी 15,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आगे जब आप बढ़ रहे हैं तो देखेंगे एफ नंबर पॉइंट पे दैट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन हैंस टू बी अकाउंटेड फॉर। 11,000 कमीशन रिसीव हुआ है जो अब आपको एंट्री करना है, वो पहले से नहीं था, अब रिसीव हुआ, अब आपको लिखना है, अकाउंटेड फॉर आपको एंट्री करना है। तो रिसीव हुआ है कमीशन तो वो आपका लायबिलिटी की एसेट है, एसेट है। वो पहले से नहीं था फर्म में, अभी जाकर रिसीव हुआ, आपको अब उसको रिकॉर्ड करना है, मतलब वो अनरिकॉर्डेड आपका एसेट था। तो अनरिकॉर्डेड एसेट किधर पुट करते हैं हम? क्रेडिट साइड। तो बाय कमीशन 11,000। तो ये हमारा इस पूरे क्वेश्चन में से सिर्फ डिक्रीज इंक्रीज का पार्ट हमने सिलेक्ट किया, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, क्योंकि बाकी इससे कोई मैटर नहीं है। बाकी जो है आपका पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंक्रीज डिक्रीज देखना था। तो जब हमने इंक्रीज डिक्रीज देख लिया, यहाँ पे हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया पुट, अब क्या करना है? आपको देखना है कि ज़्यादा अमाउंट डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा। आप जब देखेंगे तो ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। 49,500 लैंड बिल्डिंग का, कमीशन का 11,000, जब उसको टोटल करेंगे तो 60,500 टोटल अमाउंट होगा, ये ज़्यादा। क्योंकि यहाँ 12,600 है, 10,000 है, 10,000 15,000 है, तो ये अब जब आप जोड़ेंगे तो 60,500 से कम होगा। तो जो अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं, हमारा रूल है। 60,500 क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ इस अकाउंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, यही 60,500 को हम डेबिट साइड में पुट करेंगे यहाँ पे। और 60,500 में से आप लेस करेंगे ये सारा अमाउंट डेबिट साइड का। जब आप इस टोटल अमाउंट में से इसको लेस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर जो बचा, जो कि 12,900 बचेगा, वो आपके फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बच रहा है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन उसको लिखते हैं। अगर यही बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आपका बचता तो आप बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे, क्योंकि हमारा बैलेंस जो है डेबिट साइड आया है 12,900, ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करेंगे आप? तो फर्म का पार्टनर 2 है, ए और बी, जिनका रेशियो क्वेश्चन के शुरू में ही है 3:1। तो आप उन दोनों पार्टनर को एस कैपिटल के अकाउंट में और बीस कैपिटल में आप
3:1 यानी 3/4 और 1/4 से डिवाइड करके इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, जो कि ए के लिए आएगा 9,675, बी के लिए 3,225। ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब हम इस टॉपिक का दूसरा अकाउंट जो कि पार्टनर्स कैपिटल है वो हम देखने वाले हैं। अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा, अब हम इसका दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखने वाले हैं। फॉर्मेट एज यूजुअल जैसे हम लोग बनाते हैं, पर्टिकुलर ABC, आपको डेबिट साइड मतलब इधर डेबिट पुट करना है और इधर क्रेडिट। अब करना क्या है इस अकाउंट में, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, तब सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल जब बनाते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। आपने अपने इस क्वेश्चन में देखा कि 2 पार्टनर थे ए एंड बी, और तीसरा पार्टनर फर्म में आया था नया सी। तो जब आप फॉर्मेट बना रहे हैं तो पर्टिकुलर जितना पार्टनर है न्यू पार्टनर को ऐड करके 3 पार्टनर ए बी सी, तो ए बी सी 3 कॉलम, फिर पर्टिकुलर क्रेडिट साइड में भी ए बी सी 3 कॉलम। उसके बाद आप सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। तो ए और बी पुराने पार्टनर ओल्ड पार्टनर है, उसका कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 लाख 2 लाख, तो आप उसको बाय बैलेंस BD करके ब्रॉडन करके लिखेंगे 4 लाख 2 लाख, क्योंकि पार्टनर फर्म में पहले से उनका बैलेंस दिया हुआ पहले से, तो बाय बैलेंस BD। सी फर्म में न्यू आया है, उसका बैलेंस पहले से नहीं था, इसलिए बैलेंस BD में सी का बैलेंस नहीं लिखे हैं। अब क्योंकि सी बाद में आया है एज न्यू पार्टनर और वो फर्म में क्या लाया है, कैपिटल लेकर के आया फर्म में। जब कैपिटल वो 1 लाख लाया है तो उसको बाय कैश करके अलग से हम लिखेंगे, ठीक है। सी जो फर्म में कैपिटल लाया है उसके साथ वो गुडविल भी लेकर के आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 का। तो आपको पता है जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, जब वो गुडविल लेकर के आता है कैश में तो ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब सी कैपिटल लेकर के आया 1 लाख तो बाय कैश 1 लाख लिख दिए, बट वो गुडविल भी लाया था 50,000, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल उसका गुडविल कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड पार्टनर ए और बी अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 50,000 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या होगा, वही 3:1 जो उनका रेशियो ओल्ड वही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा, 3/4 1/4 37,500 12,500। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने पहले बनाया था अभी उसमें प्रॉफिट आया था, जो प्रॉफिट डेबिट साइड था, अब वो क्रॉस ट्रांसफर होकर पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ए के लिए आया था 9,675, बी के लिए 3,225 लिख दिया हमने। अब आपके क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो वो 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है उसके आगे लिखा है हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। उस प्रीमियम फॉर गुडविल का हाफ ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका हाफ जब विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ करने टाइम बैंक से विड्रॉ होता है तो वो डेबिट साइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट हाफ 37,500 इसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था प्रीमियम फॉर गुडविल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसका हाफ 18,750 विड्रॉ हो जाएगा डेबिट साइड बैंक करके। बी के लिए 12,500 था प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसका हाफ विड्रॉ हुआ तो 6,250 डेबिट साइड में। सी के लिए कुछ नहीं क्योंकि वो तो खुद गुडविल लेकर के आया था। अब आप देखेंगे कि ये तो बैलेंस फिगर मैंने पहले से लिख दिया, इसको आपको नहीं देखना है। आपको देखना है कि डेबिट साइड या क्रेडिट साइड किधर ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, ए का, बी का, सी का, तीनों का। आप जब देखेंगे ए का 4 लाख है, 37,500 है, 9,675 है, तीनों को ऐड करेंगे 4,47,175, यही अमाउंट ज़्यादा आने वाला क्योंकि यहाँ पे ए का 18,750 ओनली और तो कुछ है नहीं। तो ये टोटल करेंगे ए का, फिर बी टोटल करेंगे, फिर सी, तीनों का टोटल अमाउंट को अपोजिट साइड यानी डेबिट साइड आप पुट करेंगे। 4,47,175 ए के लिए, बी के लिए वही 2,15,725 और सी का 1 लाख लिख दिया आप। अब आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट जो है ए का 4,47,175 उसमें से ये जो अमाउंट पहले से 18,750 जो विड्रॉल अमाउंट था उसको माइनस करेंगे तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा ए के लिए 4,28,425 जो कि बैलेंस सी डी होगा। स्टार्ट किए थे बैलेंस बी डी से, एंड होगा बैलेंस सी डी से। उसके बाद उसी तरह सेम बी का 2,15,725 उसमें से 6,250 माइनस होगा तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा 2,09,475 बैलेंस सी डी होगा। और सी के लिए 1 लाख टोटल था, 1 लाख या कोई भी अमाउंट नहीं है इसलिए 1 लाख इसका बैलेंस सी डी है, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल है, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस एक बार आपको कॉन्सेंट्रेट करके समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ये पार्टनर्स कैपिटल आपने देखा। इसके बाद जो तीसरा अकाउंट बनेगा वो बैलेंस शीट होगा। तो अब मैं बैलेंस शीट बताने जा रहा हूँ, आप देखेंगे बैलेंस शीट हम कैसे सॉल्व करते हैं।
अब हम देखने वाले हैं इस टॉपिक का लास्ट अकाउंट जो कि है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप पहले भी बैलेंस शीट हम बना चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में। तो बैलेंस शीट जब स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिखते हैं बैलेंस शीट और ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं एज ऑन जो भी डेट आपके क्वेश्चन में दिया हो। जैसे इसमें दिया है 2015, तो एज ऑन 31 मार्च 2015 को बैलेंस शीट आप बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बहुत ही आसान, बहुत ईजी है। करना क्या है इसमें, आपकी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट होगा सेम टू सेम वही बैलेंस शीट आप यहाँ पे उतार देंगे। जो जो लिखा वो है एक्सेप्ट अमाउंट को छोड़ करके, क्योंकि अमाउंट सिर्फ चेंजेस होगा, वो भी सारा अमाउंट नहीं, कुछ कुछ क्या होगा मैं बताने वाला हूँ। तो बैलेंस शीट जैसा क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है सेम बैलेंस शीट आप आंसर में बनाएंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। आप देखेंगे आपके बैलेंस शीट में, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 3,50,000 था पहले से, हम भी वही लिखेंगे। क्यों? बैलेंस शीट में उसमें इसमें क्या चेंजेस होगा, क्या फ़र्क है? बस फ़र्क इतना है कि आपका जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है और जो आप अपने आंसर में फाइनल बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज हुआ होगा, बस उसी एसेट एंड लायबिलिटीज का अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। जैसे क्रेडिटर्स आपके क्वेश्चन में 3,50,000 था, ना वो रिवैल्यूएशन में इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो क्रेडिटर्स सेम अमाउंट यहाँ पुट करेंगे 3,50,000। उसके बाद आपके क्वेश्चन में ही लिखा है कैपिटल्स ए और बी का सिर्फ लिखा था, बट अभी आपका 3 पार्टनर है तो ए बी सी तीनों का लिखेंगे। और उस क्वेश्चन में 4 लाख 2 लाख कैपिटल पहले से दिया हुआ है, क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया और उस बैलेंस बी डी को हमने लिखा 4 लाख 2 लाख ए और बी का, फिर हमने बैलेंस सी डी निकाला ए बी सी तीनों का। तो जो बैलेंस सी डी हमने पार्टनर्स कैपिटल में निकाला है वो बैलेंस सी डी यहाँ पे आएगा ए बी सी। जो बैलेंस आया था वो बैलेंस तीनों को ऐड करके बाहर अमाउंट। आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ देखा था जो था अनफोर्सिन लायबिलिटी, जो कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, जो बैलेंस शीट में पहले से नहीं है, बट क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया था वो अनफोर्सिन लायबिलिटी, तो हम लोग को लायबिलिटी साइड पुट करना है अनफोर्सिन लायबिलिटी 15,000 जो था वो। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। पहले से ये 2 चीज़ दिया हुआ था, तीसरा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिया। एसेट साइड आएंगी जब, तो सबसे पहले कैश इन हैंड दिया है। कैश इन हैंड आप जब देखेंगे, कैश इन हैंड आपके क्वेश्चन में 40,000 लिखा है, बट यहाँ पे वो चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है? तो वो चेंजेस ऐसे हुआ है कि आपके क्वेश्चन में पहले से 40,000 कैश इन हैंड है, बट कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ? तो हुआ है। कैसे हुआ है? न्यू पार्टनर जो सी आया है वो 1 लाख कैपिटल लाया है ना, जब वो 1 लाख कैपिटल लाया है कैश में, तो वो 40,000 जो कैश पहले से उसमें प्लस होगा 1 लाख। और फिर वो गुडविल भी लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि वो 50,000 लाया है। ये तीनों आप ऐड करेंगे तो आपका कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कैश पहले से बैलेंस दिया है 40,000, न्यू पार्टनर आया है, कैपिटल जो लाया है वो 1 लाख, वो भी कैश में, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 वो भी कैश में, तो कैश इंक्रीज कर गया। कैश कितना हो गया आपका? कैश यहाँ पे हो गया 1,90,000। बट आपके क्वेश्चन में ही बोला गया था कि हाफ ऑफ विच, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का हाफ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स को विड्रॉ कर लिए थे। गुडविल का हाफ 50,000 का हाफ 25,000 विड्रॉ हो गया, मतलब वो पैसा तो निकल गया कैश से। तो कैश में से टोटल 1,90,000 में से 25,000 माइनस हो जाएगा, तो कैश का जो बैलेंस बचेगा लास्ट में 1,65,000। ये आपका कैश का बैलेंस हमने यहाँ लिखा है कैश इन हैंड। समझ में आया होगा आई होप। उसके बाद बुक डेप्थ आपके क्वेश्चन में 2 लाख, 2 लाख में से आपने प्रोविजन क्रिएट किया था 10,000 का, जो 5% हमने किया था वो 10,000 अमाउंट आया। तो 2 लाख में से आप बुक डेप्थ अमाउंट अंदर लिखेंगे 2 लाख, माइनस करेंगे, लेस करेंगे प्रोविजन 10,000 का, 2 लाख माइनस 10,000 1,90,000 अमाउंट के कॉलम में। फिर आप नीचे आएंगे, वो स्टॉक जो आपका वैल्यू था 1,80,000 का था, बट क्या स्टॉक इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे तो स्टॉक डिक्रीज हुआ था 12,600। तो स्टॉक के अमाउंट में से 12,600 माइनस करके तब अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। मशीनरी फिक्चर्स 2 लाख का था बैलेंस शीट में आपके क्वेश्चन में, बट उसमें से 10,000 डिक्रीज हुआ था, तो 2 लाख माइनस 10,000 1,90,000। लैंड एंड बिल्डिंग आपके क्वेश्चन में कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000, बट वो अप्रिशिएट हुआ था, इंक्रीज हुआ था, तो उसमें अमाउंट ऐड कर देंगे। 49,500 अप्रिशिएट हुआ था, इंक्रीज हुआ था, तो 3,30,000 प्लस 49,500 3,79,500। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक
कमीशन रिसीव करके आया था जो कि हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट था, तो एसेट साइड पुट करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट यानी कमीशन जो 11,000 था। अब आप दोनों साइड का अमाउंट टोटल करेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल अमाउंट आएगा, जैसे इसका आ रहा है 11,02,900 बोथ साइड, अगर बोथ साइड इक्वल आता है तभी जाके आपका बैलेंस शीट जो है सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो आप अपने बैलेंस शीट में आपको आंसर कैसे पता चलेगा कि सही आया, दोनों साइड इक्वल आएगा। तो ये था हमारा बैलेंस शीट, जो कि एडमिशन चैप्टर में हमने टॉपिक पढ़ा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। 3 अकाउंट ओपन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमने तीनों को इंडिविजुअली देखा अलग अलग। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टा में आप डीएम करके पूछ सकते हैं। ये टॉपिक अगर अच्छा लगा, समझ में आया ये टॉपिक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग।